सेठ अपनी पत्नी आरती और अपने नौकर रोंदू के साथ रहा करता था। सेठ के भूखे स्वभाव के कारण पूरा गांव बहुत परेशान रहा करता था। सेठ का भार 200 किलो से भी ज्यादा हो चुका था और वो दिन ब दिन मोटा होता चला जा रहा था। मालकिन, सेठ जी तैयार होकर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो ये कहीं नहीं जाते, आज कहाँ जा रहे हैं? मालकिन, आज रतन के पिताजी की 13वीं है, मुझे लग रहा है वहीं जा रहे हैं। अभी जाकर पूछती हूँ। इतने सज धज कर कहाँ जा रहे हैं आप? अरे वो अपने पड़ोस के पंडित जी थे ना, उनका स्वर्गवास हो गया है। बेचारे बहुत भले आदमी थे, उनके परिवार का दुख दर्द बांटने के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। तो आप पंडित जी के परिवार का दुख दर्द बांटने के लिए जा रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं अभी 2 घंटे में वापस लौट आऊंगा। लेकिन उनका तो स्वर्गवास हुए काफी दिन हो चुके हैं। उनके परिवार का दुख दर्द बांटने की याद अब आई है आपको? हो सकता है मुझे याद न रहा हो। चलो कोई बात नहीं, मैं जाकर अब उनके परिवार वालों से मिल आता हूँ। हे भगवान, मैं तो अब आपके स्वभाव से तंग आ चुकी हूँ। अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आज पंडित जी की 13वीं है। उनके बेटे रतन ने पूरे गांव को 13वीं में आमंत्रित किया है। अब तो इसमें इतना क्रोधित होने वाली क्या बात है? मुझे भला इस बात से क्या मतलब? और ये क्यों भूल रही हो, पूरे गांव में हम भी आते हैं। यही बात तो मैं आपको कब से समझाना चाह रही हूँ कि रतन ने पूरे गांव को आमंत्रित किया है, लेकिन तुम्हें नहीं, सिर्फ मुझे किया है। और तुम्हें क्यों नहीं किया, इस बात को तुम अच्छी तरह जानते हो। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? 13वीं का भोजन कोई खुशी का भोजन होता है क्या? मैं तो अन्न को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, सीधे रतन को गले लगाकर वापस आ जाऊंगा। बल्लू, ओ बल्लू, अरे मैंने तुझे मना किया था ना कि किसी भी हाल में भूल से भी सेठ के घर पर मत पहुंच जाना। लेकिन मैं तो सेठ के घर पर गया ही नहीं, बल्कि मैं तो सेठ की पत्नी से उल्टा ये कहकर आया हूँ कि सेठ जी से साफ साफ कह देना कि वो यहाँ पर ना आए। अगर ऐसी बात है तो फिर ये भूखा सेठ यहाँ पर कैसे आ गया? वो देख सामने, वो सीधा यहीं पर आ रहा है। तब तो आपका ईश्वर ही भला करे, सिर्फ ईश्वर ही आपकी इस भूखे सेठ से रक्षा कर सकता है। अरे ये भूखा सेठ जहाँ पहुँच जाए वहाँ पर भोजन बचता है क्या? इसने सारे गांव की नाक में दम कर रखा है। ये बहुत गलत बात है तुम्हारी रतन। तुम्हारे पिताजी से मेरे कितने मधुर संबंध थे, उनका स्वर्गवास हो गया, तुमने मुझे बताया तक नहीं। अब सारे गांव वालों को तो पता है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास 12 दिन पहले हो गया। आप क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? शायद कुछ ऐसा ही हो। तुम तो जानते हो कि मुझे नींद कुछ ज्यादा आती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वो तो भला हो मेरी पत्नी का, उसने मुझे बताया कि आज पंडित जी की 13वीं है। ये जानकर मैं सीधा यहाँ पर चला आया। तो क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए खास तौर पर मना किया हुआ है? हाँ बताया तो था, लेकिन मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि मैं रतन की बात का बुरा नहीं मानूंगा। आखिरकार रतन मेरे भाई जैसा है और पंडित जी मेरे पिताजी जैसे थे। भला एक भाई दूसरे भाई की बातों का कोई बुरा मानता है क्या? देखिए सेठ जी, पिताजी मरने से पहले मुझे ये बोल कर गए थे कि अगर मैं उनकी 13वीं करवाऊं तो गांव के हर व्यक्ति को बुलाऊं, केवल तुम्हें छोड़कर। ये उनकी आखिरी इच्छा थी। उनकी आखिरी इच्छा का मान रख लीजिए सेठ जी और यहाँ से चले जाइए। ये कैसी बातें कर रहे हो रतन? एक पिता अपने अगर बेटे से नाराज हो तो बेटे का फर्ज होता है उसकी बातों को नजरअंदाज कर देना। अब वो सब बातें छोड़ो, ये बताओ भोजन का इंतजाम कहाँ पर है? रतन ने सेठ के सामने एक एक करके सारे हथियार फेंक दिए, मगर सेठ मुस्कुराता हुआ चिकना घड़ा बनकर खड़ा था। थक हार कर रतन ने सेठ को भोजन कर रहे मेहमानों के साथ बिठा दिया। कुछ ही देर में
रतन के एक नौकर ने सेठ को 4 पूड़ियाँ और आलू की सब्जी परोस दी। सेठ उसकी ओर देखकर बोला, ये क्या? ये तो सिर्फ आलू की सब्जी है। क्या रतन ने सिर्फ एक ही सब्जी बनवाई है? सेठ जी, रतन भैया की बिटिया का विवाह नहीं हो रहा, उनके पिता की 13वीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आलू की सब्जी से ही काम चला लूंगा। लेकिन ये क्या, तुम सिर्फ 4 पूरियां लेकर आए हो? अरे ये तो मेरे दांतों में ही हिलक जाएंगी। अब तो फिर आप ही बता दीजिए, आपके लिए कितनी पूरियां लेकर आऊं? वो जो सामने टोकरी देख रहे हो ना? हाँ, देख रहा हूँ वो टोकरी, वो तो पूरी की पूरी पूरियों से भरी हुई है। वो पूरी टोकरी मेरे सामने रख दो और एक बाल्टी आलू की सब्जी ले आना और रायता भी बाल्टी भर कर ही लाना। हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है रायता भाई। कुछ ही देर में सेठ मेहमानों का सारा खाना खा गया। सेठ ने किसी को भी फिर खाने का मौका नहीं दिया। वो खाना खाकर डकार लेता हुआ बोला, अभी भी थोड़ी सी भूख बाकी है। ऐसा लग रहा है 2-4 पूरियां और मिल जाती तो। तभी सेठ की नजर गांव के एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसकी पत्तल में 3 पूड़ियां रखी हुई थी। पंडित जी को जरूर स्वर्ग मिला होगा। मुझे नहीं पता कि उन्हें स्वर्ग मिला है या क्या मिला है। मुझे बस इतना पता है सेठ, तुम सारे गांव का खाना खा गए और तुम्हारा भार 200 किलो से ज्यादा है। सेठ रतन की बात पर मुस्कुराता हुआ सीधा अपने घर की ओर चल दिया और रतन क्रोधित होकर सेठ को जाता हुआ देखता रहा। अगले दिन रतन अपनी पत्नी को लेकर सेठ के घर पर चला गया। अरे रतन भैया, आप अपनी पत्नी सहित यहाँ? सब ठीक तो है? गांव छोड़कर जा रहा हूँ सेठानी। गांव छोड़कर? लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या आफत आ गई कि आपको गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है? आफत तो तुम्हारे घर पर बैठी है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम उस आफत के साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रही हो। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारे पति की और किसकी? कल शाम मैंने अपने पिताजी की 13वीं पर पूरे गांव को न्योता दिया था। अरे सेठानी, सेठ सारे गांव का भोजन खा गए। मैं गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अतिथि मेरे घर से भूखे चले गए। चिंता मत कीजिए, मैं सारे पैसे देने को तैयार हूँ। रतन जी, उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ। आप तो बोल रहे थे कि आप सिर्फ रतन का दुख दर्द बांटने के लिए जा रहे हैं। आप उसका दुख दर्द बांटने के लिए गए थे या उसका दुख बढ़ाने के लिए? क्या जरूरत थी आपको वहाँ भोजन करने की? तुम तो जानती हो सेठानी की गांव में जब भी बहुत से व्यक्तियों का भोजन बनता है तो मेरी भूख जाग जाती है। मैंने बस 2-4 पूरियां क्या खा ली, रतन तो नाराज हो गया। 2-4 पूरियां या 200-400 पूरियां खा गए आप? अरे आपको पता भी है कि आप पूरे गांव का पका हुआ भोजन खा गए। तुम्हारे पेटू पेट के कारण मुझे गांव में कितना अपमान सहना पड़ रहा है। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। गांव के मुखिया की इकलौती बेटी सीमा का विवाह पड़ोस के गांव के एक व्यक्ति से होने वाला था। 3 दिन बाद बारात आने वाली थी। मुखिया बेचैनी से